मध्य प्रदेश के अंदर लगातार सीएम को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, जो उठापटक चल रही थी, अब वो समाप्त हो गई है। शिव गए मोहन आए। जी हाँ, मध्य प्रदेश के अगले सीएम मोहन यादव होंगे। किस तरह का उनका राजनीतिक बैकग्राउंड है। पूर्व में मोहन यादव मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री थे। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश की भागदौड़ उनके हाथों में है। इन सभी बातों के लिए हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जी शर्मा। मेरी स्मृति जाती है, इनके पिताजी उस ज़माने में पकोड़े का ठेला लगाया करते थे उज्जैन में। तो इससे समझा जा सकता है कि अभावों से पलकर जो जीवन निखरता है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचती। कई दिग्गजों के नाम के बीच एक ऐसा नाम बना जिसकी कल्पना ना मध्य प्रदेश ने की थी, ना कभी किसने की थी कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट हो सकते हैं। मध्य प्रदेश को जमीन से उठ के आया एक व्यक्ति मिला है और एक शिक्षित और पढ़ा लिखा व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुआ। ओबीसी कार्ड खिला है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। क्या लगता है कि शिवराज के बाद में कहीं ना कहीं ये बात समझ में आया कि पूंजीवादी की पार्टी पर लगातार जो बीजेपी आरोप रखते हैं उसको वापस साधने के लिए ओबीसी कार्ड खिला? कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव 2024 की वो तैयारी है जिसमें आदिवासी वोटों को भी लुभाने की एक कोशिश है और पिछड़ा वर्ग को भी अपनी तरफ आकर्षित। क्योंकि क्या लगता है कि भाजपा पर जो हमेशा जो आरोप लगते थे, कहीं ना कहीं भाजपा अब लोकसभा के अंदर बड़ा कार्ड खेलने वाली है? भाजपा ने साबित किया है कि आपके असली शुभचिंतक अगर कोई पार्टी इस देश में है, इस वर्ग की, दलित वर्ग की, पिछड़ा वर्ग की, गरीबों की, वंचितों की अगर कोई पार्टी अगर आज कोई है तो भाजपा है। अब लगता है कि मोहन यादव के हाथ में कमान है सीएम की, किस तरह से अगली तस्वीर होगी? डॉक्टर मोहन यादव के लिए मैं नहीं समझता हूं कि सरकार का संचालन कोई तकलीफदेह होगा, चूँकि वे उच्च शिक्षित हैं, परिस्थितियों को समझते हैं, व्यवस्थाओं के अनुकूल खुद को ढालने की उनमें कला है। निश्चित रूप से उनके उत्तराधिकारी के तौर पर मध्य प्रदेश का वे बहुत बेहतर तरीके से और कुशल रूप से संचालन करें। नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार सीएम को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, जो उठापटक चल रही थी, अब वो समाप्त हो गई है। शिव गए मोहन आए। जी हाँ, मध्य प्रदेश के अगले सीएम मोहन यादव होंगे। किस तरह का उनका राजनीतिक बैकग्राउंड है। पूर्व में मोहन यादव मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री थे। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश की भागदौड़ उनके हाथों में होगी। इन सभी बातों के लिए हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जी शर्मा। उनसे बात करेंगे कि आखिर मोहन यादव की पृष्ठभूमि किस तरह की, किस तरह से उनका राजनीतिक बैकग्राउंड है। क्योंकि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो धर्मेंद्र जी शर्मा हैं वो भी उज्जैन के हैं और मोहन यादव के पड़ोसी हैं। सर, स्वागत है MP आपका। धन्यवाद। मध्य प्रदेश की जो बात की जाए, अब शिव गए मोहन यादव आए। मध्य प्रदेश के अगले सीएम के रूप में मोहन यादव को भाजपा ने प्रोजेक्ट कर दिया है, क्या कहना चाहिए? देखिए दीपक, भाजपा का निर्णय निश्चित रूप से चौंकाने वाला तो है ही। हर कोई इस नाम से स्तब्ध है क्योंकि जितने बड़े बड़े नाम थे इस फहरिस्त में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में, और यकायक से एक ऐसा नाम निकल के आया किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जहाँ तक मोहन यादव जी का आपने सवाल किया है, चूँकि उज्जैन में मेरा जन्म स्थान ही उज्जैन है और मैं उज्जैन रहा हूँ, लगभग 16-17 साल में उज्जैन रहा। उसके बाद मैं नीमच आया। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वो मोती बाग था और मोती बाग से कुछ दूरी पर ही अब्दालपुरा करके एक स्थान है जहाँ मोहन जी यादव का रहना। अब्दालपुरा उज्जैन के रहने वाले मोहन जी यादव। और जहाँ तक इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सवाल है तो निश्चित रूप से कि ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, अभावों का जीवन भी इनका रहा है। जहाँ तक मेरी याददाश्त, मेरी स्मृति जाती है, इनके पिताजी उस ज़माने में पकोड़े का ठेला लगाया करते थे उज्जैन में। तो इससे समझा जा सकता है कि अभावों से पलकर जो जीवन निखरता है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचता है। बड़ी बात की है धर्मेंद्र शर्मा ने। मोहन यादव के जो पिताजी हैं
वो उज्जैन के मुख्य बाजार में पकौड़े का ठेला लगाया करते थे। एक बहुत ज़मीनी स्तर से उठ के मोहन यादव जी सीएम की कुर्सी तक पहुंचना लगातार ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति हैं। धर्मेंद्र जी, अगर बात की जाए तो एक तरफ जो बड़े बड़े नाम चल रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री होंगे, पटेल मुख्यमंत्री होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, कई दिग्गजों के नाम के बीच एक ऐसा नाम बना जिसकी कल्पना ना मध्य प्रदेश ने की थी ना कभी किसने की थी कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा हाईकमान अगर हम सीधे तौर पर कहें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, इनके निर्णय जो हैं वो चौंकाने वाले ही रहे हैं। लेकिन इन निर्णयों के पीछे कोई ना कोई एक कारण रहता है। तमाम बड़े नामों को दरकिनार करके डॉक्टर मोहन यादव का नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषणा होना उस नाम की, इससे एक चीज़ जो साफ तौर पे क्लियर होती है कि जितना बड़ा नेता उसका अपना एक गुट हो जाता है। मोहन यादव का अभी कोई गुटरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाजपा हाईकमान ने इस नाम को आगे बढ़ा के या मुख्यमंत्री के पद पर डॉक्टर मोहन यादव का नाम देने के बाद एक चीज़ स्पष्ट कर दी है कि गुटबाजी वाले नेता को किसी बड़े पद पे नवाजना, अब शायद भाजपा हाईकमान को ऐसा लगता है कि किसी ऐसे नाम को लाया जाए कि जिसका जीवन जो ज़मीन से उठा हो, जिसने भाजपा की जो नर्सरी, जिसको हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहते हैं, जहाँ से वो राजनीति के लिए नेतृत्व तैयार करते हैं। मोहन यादव उज्जैन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री भी रहे। सन 84 में माधव साइंस कॉलेज के वो छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे। वो 82 में माधव कॉलेज साइंस कॉलेज के सचिव भी रहे। तो ये ज़मीन से जो राजनीति उन्होंने शुरू की, मतलब एकदम नाम उभर के नहीं आए। विधायक वो निश्चित रूप से वो तीसरी बार के विधायक हैं, लेकिन भाजपा का जो शैशव वाला जो समय होता है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू होता है। वहाँ से इस व्यक्ति ने जो कदम बढ़ाना शुरू किए, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री भी रहे। उसके बाद ये पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे। फिर 2013 में इनको पार्टी ने पहली बार टिकट दिया उज्जैन दक्षिण से। हमारा जो निवास है उज्जैन में, उज्जैन दक्षिण के अंतर्गत ही आता है। उज्जैन दक्षिण से पहली बार 2013 में विधायक बने, दूसरी बार 2018 में विधायक बने और इनको उच्च शिक्षा मंत्री के पद से नवाजा गया। ये एमफिल मतलब लिटरेट पर्सन है। अगर एजुकेशन की बात करें तो बीएससी करने के बाद वो एडवोकेट भी रहे, एलएलबी भी किया उन्होंने, एमफिल भी किया, पीएचडी भी है, एमबीए भी है। तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश को ज़मीन से उठ के आया एक व्यक्ति मिला है और एक शिक्षित और पढ़ा लिखा व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुआ है। जिस प्रकार से आपने कहा, जो मोहन यादव जी हैं उनका जो परिवार जो बैकग्राउंड है वो फर्श से उठ के हर्ष की तरफ गया है। मतलब बहुत छोटे स्तर से उनका परिवार उठा है और आज जो मोहन यादव हैं अखिल भारतीय के बाद से उठकर वो 3 बार विधायक हैं और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन देखा जाए तो ये लगता नहीं कि भाजपा ने, जो कहा जाता है कि जो भाजपा पूंजीवादियों की पार्टी है, एक तरफ बड़े बड़े नाम चल रहे थे, जो कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, जो पटेल का नाम चल रहा था, इन नामों पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओबीसी वर्ग को आने वाला लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है कि सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान वो भी ओबीसी वर्ग से आते थे, जो प्रहलाद पटेल थे वो भी ओबीसी वर्ग से आते थे। लेकिन देखा जाए जो मोहन यादव हैं ये भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी कार्ड खिला है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, कि लगता है कि शिवराज के बाद में कहीं ना कहीं ये बात सामने नहीं आया कि पूंजीवादियों की पार्टी के बाद लगातार जो बीजेपी आरोप लगते हैं उसको वापस साधने के लिए ओबीसी कार्ड खिला है। देखिए, बड़े हम अप्रत्याशित संवैधानिक पद पे अप्रत्याशित नामों को देखते आ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से लेकर जो नियुक्तियां अब संवैधानिक पदों पर हो रही हैं, कल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में साय को चुना गया, वो आदिवासी नेता हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान पिछड़ा वर्ग से आते थे, उनके स्थान पर पिछड़े वर्ग से ही मुख्यमंत्री पद पर डॉक्टर मोहन यादव को नियुक्त किया जाना, कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव 2024 की वो तैयारी है जिसमें आदिवासी वोटों को भी लुभाने की एक कोशिश है और पिछड़ा वर्ग को भी अपनी तरफ आकर्षित, क्योंकि भाजपा को अक्सर भाजपा पे आरोप विपक्षी लगाते रहे हैं कि भाजपा जो है धनाढ्य वर्ग की पार्टी है, सामान्य वर्ग की पार्टी है, व्यापारी वर्ग की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस चीज़ को झुठलाने के लिए और इन आरोपों को नकारने के लिए अब तक जो संवैधानिक पद पर नियुक्तियां की हैं,
आप देख सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों को दरकिरार करने की कोशिश की है। अभी हम राजस्थान का इंतज़ार करेंगे, हो सकता है दीपक जी वहाँ पे भी कोई नया नाम चौंकाने वाला आएगा। ओबीसी के बाद देखा जाए तो दलित वर्ग को भी कहीं ना कहीं भाजपा ने लुभाने की कोशिश की है। जो हमारा नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र से भी एक डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी को बनाया है। क्या लगता है कि भाजपा का अब अगला जो लोकसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं दलितों को, पिछड़ों को साथ देने के लिए एक बार शिवराज के बाद फिर ओबीसी कार्ड खेला है, यहाँ से डिप्टी सीएम के रूप में जगदीश देवड़ा को यहाँ पे डिप्टी सीएम बनाया है। क्या लगता है कि भाजपा पर जो हमेशा जो आरोप लगते थे, कहीं ना कहीं भाजपा अब लोकसभा के अंदर बड़ा कार्ड खेलने वाली है? देखिए, भाजपा पे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो ये आरोप लगाती हैं उन्हें कम से कम थोड़ा आत्मचिंतन करने की अब आवश्यकता है कि इन वर्गों के बारे में उन्होंने कभी क्यों नहीं सोचा। संवैधानिक पदों पर पिछड़ा वर्ग से, आदिवासी वर्ग से, दलित वर्ग से नियुक्तियां क्यों नहीं की गई? तो आरोप लगाना सहज है, लेकिन अमल में लाना ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनकी नीतियां भी इनके अनुकूल है। मैं समझता हूं कि दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग अब विपक्षी दल ये कहने की स्थिति में ये नहीं है कि ये हमारे ही साथ हैं। भाजपा ने अपनी रीति नीतियों से भी उनको अपनी तरफ किया है और अब संवैधानिक पदों पर इन वर्गों से नियुक्तियां देकर भाजपा ने साबित किया है कि आपके असली शुभचिंतक अगर कोई पार्टी इस देश में है, इस वर्ग की, दलित वर्ग की, पिछड़ा वर्ग की, गरीबों की, वंचितों की अगर कोई पार्टी अगर आज कोई है तो भाजपा है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह बखूबी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी बात क्या है कि पिछड़ों को, अगड़ों को, दलितों को साधने का काम भाजपा लगातार करती आ रही है। जिस प्रकार से भाजपा के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते थे कि भाजपा धनाढ्यों की पार्टी है, भाजपा व्यापारियों की पार्टी है, भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है, लेकिन भाजपा ने निचले व्यक्ति का हाथ पकड़ के आज ऐसे उच्च पदों पर बैठाने का काम कर रही भाजपा। ये और जो कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इस प्रकार का कहना है धर्मेंद्र शर्मा का। लगातार 70 सालों से कांग्रेस का राज केंद्र में राज में रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया निचले व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्तियां आज दिन तक नहीं हुई है। अब लगता है कि मोहन यादव के हाथ में कमान है सीएम की, किस तरह से अगली तस्वीर होगी मध्य प्रदेश की? मोहन यादव के लिए सकारात्मक स्थितियां ये हैं कि प्रदेश उनको बहुत अच्छी स्थिति में शिवराज सिंह जी ने सौंपा है। सारी नीतियां व्यवस्थित तौर पर ज़मीनी स्तर पर चल रही है। हर वर्ग खुश है, किसान से लेकर महिलाएं तक, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक, हर वर्ग कहीं ना कहीं इस सरकार से संतुष्ट है। इसलिए डॉक्टर मोहन यादव के लिए मैं नहीं समझता हूं कि सरकार का संचालन कोई तकलीफदेह होगा, चूँकि वे उच्च शिक्षित हैं, परिस्थितियों को समझते हैं, व्यवस्थाओं के अनुकूल खुद को ढालने की उनमें कला है, व्यवस्था को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जो सरकार शिवराज सिंह जी ने उनको सौंपी है, निश्चित रूप से उनके उत्तराधिकारी के तौर पे मध्य प्रदेश का वे बहुत बेहतर तरीके से और कुशल रूप से संचालन करेंगे। देखा जाए जो विधायक दल की जो बैठक हुई थी, विधायक दल की बैठक में सबसे पहला जो नाम सीएम का रखा था वो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रखा था मोहन यादव का, क्योंकि उन्होंने सबसे प्रथम नाम रखा था। क्या लगता है कि एक तरफ 18 साल के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश चला रहे थे, मध्य प्रदेश की नब्ज उन्होंने पकड़ रखी थी, क्या लगता है कि मोहन यादव ये पूरे 5 साल सरकार चला पाएंगे? देखिए, ये अभी भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बातें हैं। जहाँ तक शिवराज सिंह जी के प्रस्ताव रखने का सवाल है, तो ये सब चीज़ें पार्टीगत होती हैं। संगठन जो तय करता है कि भाई प्रस्ताव किसको लाना है, समर्थन किसको करना है, तो ये एक संगठन के मापदंड है। उसके अनुकूल शिवराज सिंह जी ने ये नाम प्रस्तावित किया और निश्चित रूप से चूँकि शिवराज सिंह चौहान ने उनको उच्च शिक्षा मंत्रालय सौंपा था, तो कहीं ना कहीं वो शिवराज सिंह जी की गुड बुक में रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम जगदीश जी देवड़ा की बात करें, मल्हारगढ़ विधायक, वित्त मंत्री रहे हमारे और अब उनको उप मुख्यमंत्री बनाए। इस अंचल का, नीमच अंचल का ये सौभाग्य है। जगदीश देवड़ा हमारे अंचल से आते हैं और उन्होंने भी अपना जीवन जहाँ से शुरू किया है, आज वो उस उच्च पद पर आसीन हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका लगाव, लोगों के प्रति जुड़ाव, मेहनत और जनता के प्रति कुछ कर गुजरने का जो भाव है कि वो मल्हारगढ़ से अप्रत्याशित तरीके से 60,000 से अधिक मतों से जीत के आए हैं और उनको उसका पारितोषिक ये मिला है। जगदीश देवड़ा निश्चित रूप से एक नाम है, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। राजेंद्र शुक्ल तो फिर भी चर्चा में रहे हैं, लेकिन जगदीश देवड़ा लो प्रोफाइल लीडर हैं, लेकिन
भाजपा हाईकमान ने उनको आज बहुत अच्छी जगह बिठा के न इस अंचल को भी कहीं ना कहीं गौरवान्वित किया है। नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र को कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने एक बहुत बड़ा पद दिया, सम्मान दिया कि हमारे मल्हारगढ़ के विधायक जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हम हमारे जिले नीमच की बात करते हैं, नीमच से तीनों विधायक, अगर दिलीप सिंह परिहार की बात करें तो 2003 के बाद एक लंबी छलांग मारी है, कभी 26,000 मतों से ज़्यादा देते हैं। वहीं माधव मारू की बात करें तो माधव मारू का भी जो आंकड़ा करीब 15,000 से ज़्यादा का है। हम जावद विधायक की बात करें, ओम प्रकाश कलसी लगातार 5वीं बार के विधायक हैं वो। क्या लगता है इन तीनों विधायकों में भी, नीमच जिले में भी, क्या लगता है कोई मंत्री पद आएगा, कोई कैबिनेट का पद आ सकता है नीमच में भी? देखिए, ओम प्रकाश सकलेचा जी अभी मंत्री रहे हैं, एमएसएमई मंत्री वो रहे हैं, तो स्वाभाविक दावेदारी उनकी तो बनेगी ही, चूँकि वे मंत्री रह चुके हैं। और अब रही बात जिले से एक और मंत्री, तो ये संभव है। हमने कांग्रेस शासन में देखा है कि घनश्याम पाटीदार जी सामान्य प्रशासन मंत्री, जावद विधायक रहते हुए सामान्य प्रशासन मंत्री रहे। नरेंद्र जी नाहटा मनासा विधायक थे, वो भी कैबिनेट के मंत्री रहे। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं कि एक ज़िले से अगर 2 विधानसभाएं नज़दीक हैं तो वहाँ से मंत्री पद नहीं मिलेगा। माधव मारू जी की अपेक्षा मैं समझता हूँ दिलीप जी का ज़्यादा वो बनता है चांस कि दिलीप जी चौथी बार विधायक तो हैं ही, लेकिन उज्जैन के बाद अगर हम खाचरोद को छोड़ दें तो रतलाम, मंदसौर और नीमच ज़िले में की जो विधानसभा सीटें हैं उनमें से अगर राजपूत क्षेत्र से किसी कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए तो दिलीप सिंह परिहार हैं। इस बार वो चौथी बार के विधायक हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर संगठन 3 बार विधायक रहने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है तो हो सकता है कि नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार के हिस्से में भी कहीं कोई ना कोई इस तरह की खुशी आए कि उस खुशी में हम सब लोग उस खुशी को सेलिब्रेट करें, उन्हें इस बार मंत्री पद मिले। क्योंकि नीमच को अभी तक मंत्रिमंडल में कभी स्थान नहीं मिला है। नीमच विधानसभा से आप अगर पिछला पूरा इतिहास देखेंगे तो नीमच विधानसभा से चुना हुआ व्यक्ति मंत्री नहीं बना। तो अगर संगठन ये तय करता है कि चौथी बार के विधायक दिलीप सिंह परिहार, और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ कि उनकी दावेदारी बनती है और शायद हो सकता है कि ये नीमच का सौभाग्य हो कि इस बार मंत्री पद से दिलीप सिंह परिहार नवाजे जाएँ। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार धर्मजीत शर्मा, जिन्होंने प्रदेश से लेकर नीमच जिले की सारी बातों का जो कहीं ना कहीं इन्होंने हमारी बातें बताई कि मध्य प्रदेश के जो अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट हुए हैं मोहन जी यादव, अब उनके हाथ में एमपी की कमान होगी। और नीमच की बात की जाए तो नीमच और मंदसौर में एक भी राजपूत समाज से जो विधायक नहीं है। जो मंदसौर विधायक थे यशपाल जी सिसोदिया, इस बार वो हार गए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं स्थिति साफ होती दिख रही है कि राजपूतों को साधने के लिए लगातार जिस प्रकार से करनी सेना लगातार भाजपा पर हमलावर है, तो कहीं ना कहीं राजपूतों को साधने के लिए दिलीप सिंह परिहार को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।